8th से 9th में जाने वाले, क्या आप उन बच्चों में से हैं जो ये प्लान कर रहे हैं कि आप अपने बड़े भाई बहनों से पुरानी एनसीईआरटी लेकर के काम चला लेंगे? तो आपका वो प्लान फेल होने वाला है, क्योंकि अब जो एनसीईआरटी है उसने अपने सिलेबस में काफ़ी कुछ चेंज किया है। और सबसे बड़ा चेंज उसने सोशल साइंस के बुक में किया, जिसमें कंप्लीट जो 4 बुक थी पहले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स की, कंप्लीट उसे चेंज कर दिया गया है। और अब सिर्फ 2 पार्ट में आपको एनसीईआरटी देखने के लिए मिलेगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो आपके सब्जेक्ट थे, जो आपके टॉपिक थे, लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, जर्मन रेवोल्यूशन, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हुआ करते थे, अब उन्हें भी हटा दिया गया है। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग में है, जो आज के टाइम के आज के बच्चों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उन सब के बारे में इस नई एनसीईआरटी के अंदर डाला गया है। डिटेल से बात करेंगे इस कंप्लीट सेशन के अंदर। सो हेलो, माय नेम इज प्रभात द्विवेदी, और आज आइए इस बिगर चेंज के बारे में 1 बाय 1 करके बात कर लेते हैं। जो नया सिलेबस आया हुआ है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज के इस चेंजेस के बारे में। पहले जो पहले पुरानी एनसीईआरटी हुआ करती थी, उसके अंदर आपको 4 बुक दी हुई थी। पहली है आपकी हिस्ट्री की, दूसरी आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत से ऐसे टॉपिक्स थे जो आपको हमेशा परेशान करते थे, जो आपको लगता था कि सर हम ये सब क्यों पढ़ते हैं। कई बार मुझसे बच्चों ने पूछा भी कि सर हम ये सब पढ़ते क्यों हैं। फ्रांस के बारे में हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है, रशिया के बारे में या जर्मन के बारे में हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है। हम इंडिया के लोग हैं तो हमें इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। तो बिल्कुल आपकी जो बातें हैं एनसीईआरटी के कानों तक पहुंच चुकी हैं और उन्होंने इसमें जो चेंजेस थे वो सब ला दिए हैं। यहाँ पे देखिए पार्ट 1 के अंदर आपको अब 9th चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेंगे और पार्ट 2 के अंदर आपको 60 यानी कि अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 7 चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो ठीक है, क्या क्या है इस सिलेबस में, ये जो नया सिलेबस है कितना हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि आपको पता है जैसे हम मेक इन इंडिया के बारे में बात करते हैं, जैसे हम मिक्स इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, उन सबको डिटेल से यहाँ पर पढ़ने की रिक्वायरमेंट होने वाली है। सबसे पहले जब हमारा पार्ट 1 स्टार्ट होने वाला है तो उसका जो पहला चैप्टर होगा उसका नाम क्या होने वाला है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। क्योंकि ये सब्जेक्ट अपने आप में एक नाम के लिए छोटा है, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो थ्रू आउट द लाइफ आपको देखने के लिए मिलता है। जो बच्चे आगे चल के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमें एक सोसाइटी में एक अच्छा काम करना है, अपना एक अच्छा इम्पैक्ट डालना है, तो उसके लिए भी आपको सोशल साइंस को समझना और जानना जरूरी होता है। भले ही आप नीट की तैयारी करें, भले ही आप जेईई की तैयारी करें, बट उसके बावजूद भी आपको ये पता होना चाहिए कि सोसाइटी में हमको रहना कैसे है, सोसाइटी में क्या क्या पिलर्स हैं जो हमारे लिए हमेशा काम करते रहते हैं। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपको समझना होगा कि यहाँ पर सोसाइटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस सिस्टम कैसे काम करता है। इसके अलावा जो आपका जितने भी सब्जेक्ट हैं लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड आपकी पॉलिटी, उसका इंटरकनेक्शन आपस में कैसे कनेक्टेड है। इसके अलावा हमारे इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे इंडिया के अंदर इंक्लूसिव और सस्टेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज बहुत कम है। अभी आपको पता होगा बच्चों कि जो आपका और ये आपका मिडिल ईस्ट है ना, तो मिडिल ईस्ट या खाड़ी जो देश है वहाँ पर वॉर चल रही है, रिसोर्स की स्कार्सिटी आपको देखने के लिए आगे मिल सकती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होने वाला, बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारे लिए ये होने वाला है। सेकंड चैप्टर का नाम क्या होगा, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस का मतलब क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है उसमें कौन कौन सी लेयर है, इसके अलावा इन्वायरमेंट में कौन कौन सी लेयर है, अर्थ का जो पूरा कैसे अर्थ बनी है, डेवलप कैसे हुई है, उन सब के बारे में बात करेंगे। इवन दैट आपको पता होगा जब आपने क्लास 9th में पढ़ा था फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, वहां पर आपने टेक्टोनिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के बारे में आराम से समझा था। बट यहाँ भी आपको वो सब देखने के लिए मिलने वाला है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर जो हमारी लेयर्ड हैं, कैसे कैसे कौन कौन सी लेयर होती हैं, कहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, उन सब के बारे में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके अलावा वेदरिंग एक्शन क्या होते हैं, इरोजन क्या होता है, जमीन या जो सॉइल होती है वह कैसे इरोड होती है, या उसको इरोड होने करने के पीछे कौन कौन से एजेंट होते हैं। लाइक आपको पता होगा कि विंड के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है, या अदर और भी एलिमेंट होते हैं जिसके थ्रू हमारी जो सॉइल होती है वो इरोड होती है। तो इन सब के बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल बात करने वाले हैं। इसके अलावा लैंड फॉर्म एंड डिजास्टर, अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, सुनामी क्या होती हैं, अवेलांचे क्या होता है, ग्लेशियर क्या होते हैं, ये सब के बारे में, लैंड स्लाइड्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि अभी तक फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में हमने ये तो पढ़ा था कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, 6 पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया है, लेकिन इसके इम्पैक्ट क्या है, लैंडस्लाइड क्या है, वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, इन सब के बारे में भी डिटेल से बात करने के लिए अब आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी, अब ये जो आपको सेगमेंट दिख रहा है इधर वाला, ये सारे के सारे एनसीईआरटी के द्वारा दिए गए क्वेश्चंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले। तो ये सारे सवाल भी ऑटोमेटिक देखा जाएगा, तो एनसीईआरटी ने रिलीज करे हैं जो आपको
आपके एग्जाम में काफी कुछ हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोकेट मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑन द वर्ल्ड मैप। तो हमारे वर्ल्ड में कौन कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि दो तरह की प्लेट्स होती हैं, एक आपकी डाइवर्जेंट होती है, एक आपकी कन्वर्जेंट होती है। जब डाइवर्जेंट होगी तो प्लेटें दूर जाएंगी, जब कन्वर्जेंट होंगी तो प्लेटें पास आएंगी। तो इन सब के बारे में भी आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। नाउ अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, क्या लिखा है, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है अपने 9th क्लास में, बट यहाँ पे हमें एटमॉस्फेयर को भी समझना है। कैसे क्या समझेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एलिमेंट ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट। तो सबको पता है कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, हमारे इंडिया का जो मानसून है किस टाइप का क्लाइमेट है, इन सबको हमने ऑलरेडी पढ़ा है। बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में बात हो रही है कि आपका जो पर हेक्टेयर लैंड है वहाँ से कितना कार्बन का एमिशन हो रहा है। अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ कि वॉर चल रही है, अब वॉर के अंदर बहुत सारा कार्बन का एमिशन हो रहा है, तो उससे हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उससे हमारा क्लाइमेट चेंज कितना होने वाला है। जो कभी बारिश, अगर मैं आपसे बात करूं कि मार्च में कभी भी यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है, बट प्रेजेंट टाइम में रेनफॉल भी हो रही है। सर्दी, ऐसा लग रहा है कि सर्दी का माहौल आ गया, तो इस टाइप का जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सब कुछ आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं। इसके अलावा आपके एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर होती है, लाइक ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है ना, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सारे जो स्फेयर हैं इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, जो हमने अभी तक नहीं करा है, ठीक है। नाउ आगे बात करेंगे, अगला चैप्टर हमारा होने वाला है अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। अब ये जो चैप्टर है ये कभी आईसीएसई बोर्ड के द्वारा पढ़ाया जाया करता था, आपके सीबीएसई बोर्ड में ये चैप्टर नहीं हुआ करते थे, बट एनसीईआरटी ने अब ये भी डालने का प्रयास किया ताकि आपको पता चले कि हमारे यहाँ पे कैसे कैसे जो ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है ये कैसे कैसे फॉर्म हुई, ये कैसे कैसे डेवलप हुई, ट्रांसफॉर्म कैसे हुई, इनके बारे में भी आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, कल्चरल डेवलपमेंट फ्रॉम 2 मिलियन ईयर एगो। तो हमारे सोसाइटी में कल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में भी समझना है। इसके अलावा और क्या है, जैसे हमारे एंसेस्टर्स कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इसके अलावा 3-4 जो एज हैं आपके, पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है एंड न्यूलिथिक है। जैसे आग का जो डेवलपमेंट कब हुआ है, इसके अलावा जो व्हील है, व्हील का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, किस एज में हुआ है, उन सब के बारे में भी बात न करना जरूरी होगा। इसके अलावा हमारे इंडिया में आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है वो हड़प्पा से कैसे कनेक्टेड थी। इसके अलावा और भी जो है आपकी इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन है, जो इजिप्ट के पिरामिड अगर आप देखते हैं, वो सारे जो सिविलाइजेशन है इंडिया से कैसे कनेक्टेड थे और कैसे कैसे हड़प्पा से उनका ट्रेड हुआ करता था, तो इन सब के बारे में भी बात हम करेंगे। इसके अलावा डाइवर्सिटी ऑफ द फूड हैबिट्स, क्योंकि आपको पता है कि जब ट्रेड होता है तो ट्रेड के साथ साथ क्या होता है कि हमारी जो फूड हैबिट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होती हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसफर होती हैं। लाइक अगर कोई इंडिया का पर्सन है और मे भी अगर वो रशिया या जर्मन जाएगा तो यहाँ की जो फूड हैबिट्स है उसको लेकर के वहाँ भी जाएगा और वहाँ के कुछ ना कुछ जो फूड्स हैं उनको सीख करके अपने इंडिया में भी लेके आएगा। तो इस तरीके से फूड भी ट्रेवल करता है जब हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा और हम क्या बात करने वाले, अगला हमारा जो पॉइंट है क्या है, स्टेट एंड सोसाइटी अप टू द 1000 CE। अब ये क्या होता है, कैसे कैसे हमारे स्टेट फॉर्म हुए, कैसे कैसे हमारी सोसाइटी फॉर्म होती है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे वैदिक एज। वैदिक एज के बारे में अगेन मैं बताऊंगा, आईसीएसई बोर्ड में ये था बट सीबीएसई बोर्ड में इन्होंने अब इंट्रोड्यूस किया ताकि बच्चों को पता रहे कि हमारी जो वैदिक एरा है वो कैसे कैसे काम करती है। लाइक ऋग्वैदिक एरा क्या था, इसके अलावा आपके जो पोस्ट ऋग्वैदिक एरा है वो क्या है, उन सब में कौन कौन से वेद हैं, कैसे कैसे उन वेद को हमने डेवलप किया, फॉर्म किया, कैसे बने हैं, उन सब के बारे में भी डिटेल हम यहाँ पे इन चैप्टर में बात करने वाले हैं। इसके अलावा और क्या बात करेंगे, ट्रेड एंड ट्रेडर्स हमारे इंडिया के अंदर कैसे आते हैं। इसके अलावा आपका अचीवमेंट ऑफ इंडियन एम्पायर, जो हमारे लाइक मौर्यन एज हो गया या गुप्ताज पीरियड हो गया, इन सब के बारे में भी हम डिटेल से या मे बी समरी फॉर्म, जैसे जब बुक आएगी तब देख लेंगे कि इन्होंने डिटेल में दिया है या समरी फॉर्म में दिया, बट ये भी हम आराम से देख पाएंगे। इसके अलावा फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड देयर कंटिन्यूटी, तो इससे भी क्या क्या फर्क पड़ने वाला है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है, इन सब के बारे में भी हम बात कर लेंगे। नाउ अगला चैप्टर क्या होने वाला है, डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के बारे में क्लास 10th जो प्रेजेंट टाइम में जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है उस में क्लास 10th के अंदर भी डेमोक्रेसी के बारे में बात किया गया है, बट अब वो आपको क्लास 9th में पढ़ने का मौका मिलने वाला है। कैसे कैसे, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है, हर बच्चे को पता है डेमो में तो क्या होता है, डेमो मीन्स होता है पीपल, क्रेसी मीन्स होता है रूल, तो लोगों के द्वारा रूल फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ये सारा जो होता है क्या होता है, कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी होता है। तो बेसिकली मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, रूट, डेमोक्रेसी का रूट क्या है, इसके अलावा चैलेंजेस क्या है। हर डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं होती, हमारे इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी कंट्री आपकी परफेक्ट नहीं होती, बट उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। और चैलेंजेस क्या होते हैं, सब हर बच्चे को पता होगा कि दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक आपका होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक आपका होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, कुछ कंट्रियों के नाम दिए गए हैं, लाइक फ्रांस हो गया, जर्मन हो गया, ब्रिटेन हो
हो गया, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फॉर्म चल रहे हैं, कितना अच्छा है कितना बुरा है, उन सब के बारे में भी हम डिटेल से इस चैप्टर डेमोक्रेसी चैप्टर में हम आराम से बात कर पाएंगे। नाउ आगे बात करेंगे जो आपका टॉपिक्स, जो आपका चैप्टर 7 होगा इलेक्शन। इलेक्शन आपको पता है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, चाहे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने वाले हों, चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होने वाले हों, चाहे लोकल लेवल पे इलेक्शन होने वाले हों, लेकिन इलेक्शन होते हैं हर 5 साल के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि इलेक्टोरल ऑफ द इंपॉर्टेंस, इलेक्शन के इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेंगे। इसके अलावा इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, वोट बैंक क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन में क्या रोल होता है, ये सब के बारे में भी यहाँ पे हम इस चैप्टर में आराम से बात कर पाएंगे। ये सारे अगेन बता रहा हूँ कि ये क्या है, ये सारे आपके क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो जब भी हम प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, जब एनसीईआरटी को थ्रू आउट द रीड करना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, तो इन चैप्टर को भी टैकल करेंगे, इन क्वेश्चंस को भी टैकल करेंगे, ताकि हमें पता रहे कि ये क्वेश्चंस कैसे कैसे हमारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। क्योंकि जब एनसीईआरटी ने ही ये रिलीज करे हैं क्वेश्चंस, तो मे भी ये हमारे लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है आपको पता होगा, मैंने पहले बताया था कि जब कोई भी दो पार्टी या दो से अधिक पार्टी मिलकर के किसी एक कॉमन एजेंडे पे आकर गवर्नमेंट फॉर्म करती है और गवर्नमेंट को रन करती है, उसे क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, नाउ एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है ये भी देखेंगे। आपको पता होगा 52 सेकंड 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ, हिंदी में बोलते हैं दल बदल आंदोलन, लाया गया था। वो इसलिए मूवमेंट को इसको स्टार्ट किया गया था, यह कानून से लाया गया था ताकि जो आपके नेता थे वो एक पार्टी को छोड़कर के दूसरी पार्टी में फ्रिक्वेंटली ना मूव कर पाए। तो इन सब के बारे में भी इलेक्शन से जुड़ी पूरी बातें जो होंगी डिटेल से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो हम कभी क्लास 10th में पढ़ते थे। इसके अलावा अगला जो चैप्टर होने वाला है क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का क्या रोल है ना, हमने हिस्ट्री देख लिया, हमने ज्योग्राफी देख लिया, हमने सिविक्स देख लिया, अब हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स में। अब इकोनॉमिक्स के अंदर हमें ये समझना होगा कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स की कमी क्या होती है, रिसोर्स को बचाना कितना इंपॉर्टेंट है। क्लास 8th में आपने रिसोर्स चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास 10th में आपने उसका अपग्रेडेड वर्जन पढ़ने वाले हो, लेकिन अब क्लास 9th में भी आपको रिसोर्स चैप्टर पढ़ने का मौका मिलेगा कि रिसोर्स क्या होते हैं, उसकी स्कार्सिटी क्या होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ये भी हमको समझना है जो 3 पिलर होते हैं रिसोर्स के, कि हाउ टू प्रोड्यूस, इसके अलावा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। तो इस तरीके से रिसोर्स को कैसे, कहाँ और कितना प्रोड्यूस किया जा सकता है, हमारे इंडिया के पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और चीज़ें हैं कि मिक्स इकोनॉमी, क्या आपको पता होगा हमारा जो इंडिया है वो मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करता है। इसके अलावा प्लान्ड एंड फ्री मार्केट क्या होता है, इन सब के बारे में भी डिटेल बात करने वाले हैं। क्योंकि जो नया हमारा भारत है, जिसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनने के बारे में बात करते हैं, 2047 में हम विश्व गुरु बन जाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि ये इकोनॉमी कैसे काम करती है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। इसके अलावा क्लास अगर हम चैप्टर 9th में बात करेंगे, द प्राइस पजल व्हाट ड्राइव्स द मार्केट। पैसा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिना पैसे कुछ होने वाला है नहीं। सारी जो दुनिया है, सारी जो हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो पैसे के पीछे भाग रही है, क्योंकि अगर पैसा होगा तो सब हर किसी का डेवलपमेंट होने वाला है। तो इसलिए पैसे की भी इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी यहाँ पे जानना जरूरी होता है। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है ना, जब हम ट्रेड करते हैं तो डिमांड सप्लाई पे पूरी बात चल रही होती है। तो डिमांड सप्लाई का लॉ क्या होता है, कितना हम डिमांड करते हैं, सप्लाई क्या होती है, कौन सरप्लस है, कौन स्कार्सिटी के अंदर है, कौन लैग कर रहा है, कौन आगे चल रहा है, इन सब के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। पेरिसेबल आइटम क्या होते हैं, प्राइस सीलिंग क्या होती है, इन सब के बारे में भी, ये सारे जो टर्म्स हैं ये सारे इकोनॉमिकल टर्म्स हमें समझने और जानने बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। नाउ अगला, तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 को समझ लिया। नाउ अब हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 का। तो पहले पार्ट 1 आपके सामने रिलीज होगी, इसके बाद जब हम पार्ट 1 को खत्म कर लेंगे फिर पार्ट आपको 2 पढ़ने का मौका मिलेगा। इस तरीके से जहाँ पर आप कंप्लीट 20 चैप्टर पढ़ा करते थे, अब वो कम होकर के अप्रॉक्सीमेटली 16 चैप्टर में पूरी जो आपकी सोशल साइंस है वो सिमट गई है। और जो इरिलेवेंट, जैसे जो आपको हमेशा परेशान किया करते थे चैप्टर्स, वो चैप्टर हटा दिए गए हैं। इंडिया का कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा डाल दिया गया है ताकि आपको पता रहे कि इंडिया हमारा कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर अपने आप को स्टैंड कर पा रहा है। ठीक है, नाउ पहला जो चैप्टर होने वाला है पार्ट 2 के अंदर वो है ओशियन एंड लाइफ। ये चैप्टर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ओशियन मरीन जो इकोसिस्टम होता है, हमेशा हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ईवीएस में पढ़ते हैं। तो जो आपका ओशनिक जो पूरी लाइफ होती है वो कैसे काम करती है, मरीन इकोसिस्टम क्या होता है, ओशियन रिलीफ क्या होते हैं। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर, जब ओशियन वाटर मूव करता है, लेकिन आपका ओशनिक करंट की जब हम बारे में बात करते हैं तो ओशियन वाटर के मूव करने के पीछे कौन कौन से फिनोमिना होते हैं, वेव्स कैसे जनरेट होती हैं, करंट क्या होते हैं, हाई टाइड लो टाइड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा मरीन रिसोर्सेज क्या होते हैं, ओपन सी की जो क्राइटेरिया है, हमेशा मैंने बताया था कि 200 नॉटिकल माइल के बाद, तो वो सब क्या होते हैं, उनसे उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा साइक्लोन्स क्या होते हैं, सुनामी क्या होती है, अर्ली, क्योंकि इनसे निपटने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम भी बनाए गए हैं, तो वो सब क्या होते हैं, इनको भी जानना और समझना अपने आप में जरूरी है। इसके अलावा इस ओशियन में जो रिसोर्स निकलते हैं उसके लिए इंटरनेशनल कुछ ट्रीटी हैं, कुछ इंटरनेशनल रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं,
उनको भी समझ लेंगे कि किस तरीके से हमारा जो इंडिया है अदर कंट्री के साथ अलाइन किया गया है ओशियन बाउंड्री के अंदर, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर हो जाएगा ना। अगला चैप्टर क्या है, लाइफ ऑन अर्थ। तो अर्थ के अंदर लाइफ कैसे आती है, कौन कौन सी लाइफ है, और यहाँ पे देखा जाए इसके लिए फ्लोरा एंड फौना कैसे काम करते हैं। यहाँ पे देखेंगे बायोमास क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। जब हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात कर लेंगे तो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करना पड़ेगा, नेशनल पार्क के बारे में बात करना पड़ेगा, तो ये सब कुछ देख लेंगे। गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या होते हैं फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए। इसके अलावा हमें ये भी करना पड़ेगा कि जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व है उसको इंडिया में लिखा ना, मैप ऑफ इंडिया, तो इंडिया के अंदर भी आपको इनको लोकेट करके दिखाना पड़ेगा कि राजस्थान में कौन सा आपका है, इसके अलावा आपका जम्मू कश्मीर में कौन सा है, उत्तराखंड में कौन सा, यूपी में कौन सा है, अलग अलग स्टेट में कौन कौन से आपके बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब के बारे में भी हमको लोकेट करना पड़ेगा। तो मैप आपको आपके सामने आएगा, वहाँ भी हम आराम से इनको समझ लेंगे ना। अगला चैप्टर बात करेंगे, ये लिखा है रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस। अब ये कहीं साइंस का चैप्टर नहीं है, आप ये मत सोचना कि रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, रेजिलियंस के बारे में बात हो रही है, कोई साइंस का चैप्टर है, साइंस का चैप्टर नहीं है। हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं सोवरेनिटी के बारे में। एंड सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब ये होता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर को लेकर के जो हमारा इंडिया है कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट उसको फ्रीडम मिल चुकी है। किसी भी मैटर में अगर उसको विचार करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो उसे किसी भी बॉडी से पूछने की जरूरत नहीं है। इंडिया ना तो अब वो ब्रिटेन पे डिपेंडेंट है, ना वो यूएसए पे डिपेंडेंट है। अपने किसी भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर पर अगर उसको कुछ भी फाइनल लेना है, डिसीजन लेना है, तो वो आराम से ले सकता है। अब यहाँ पे इस वर्ड का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब अगर मैं यहाँ से समझूं तो मतलब होता है रोकना, ठीक है, रुकावट, ठीक है, अपने आप को रोक के रखना। एंड रेजिलियंस मतलब क्या होता है कि बिना टूटे हुए लंबे टाइम तक चलना, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हम अपने आप को मना करते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हम एग्रीमेंट या अलायंस के थ्रू जुड़ते हैं किसी और कंट्री के साथ, और वहां पे हम ट्रेड या बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरीके से इन टर्म्स को हम यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में समझने वाले हैं। इसके अलावा और देखेंगे क्या, भक्ति ट्रेडिशन क्या होता है, फोर्ट्स एंड फोर्टिफिकेशन क्या है, जैसे हम आपको पता राजस्थान अपने आप में फोर्ट के लिए काफी फेमस है, काफ़ी बड़े बड़े फोर्ट हमारे राजस्थान में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इन सब के बारे में भी हम डिटेल से बात कर लेंगे, ठीक है। अगेन देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी हम इन सबको समझेंगे। एक्सप्लेन द कल्चर एंड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंट्रीब्यूशंस ऑफ द रीजनल किंगडम इन इंडिया। तो इन सब का क्या क्या रोल रहा है इंडिया के अंदर, इनको भी हम आराम से समझ लेंगे। 18th सेंचुरी को बेसिकली हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। आगे बात करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इंडिया का वर्ल्ड के साथ क्या क्या कनेक्शन है, इनको भी देखना और जानना जरूरी है। किस तरीके से हम समझ रहे हैं हम ट्रेड के थ्रू से, जो मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोमन्स, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया से हमारा जो ट्रेड चलता था, इन ट्रेड को भी समझना इस चैप्टर में अपने आप में बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। कल्चरल कनेक्शन कैसा है, जब ट्रेड हुआ है तो कल्चर भी कनेक्शन होगा, लैंग्वेज भी ट्रांसफर होगी, फूड भी ट्रांसफर होगा, इन सब के बारे में भी हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं ना। अगला चैप्टर है आपकी अथॉरिटी। अब जब मैं अथॉरिटी के बारे में बात करूंगा तो अथॉरिटी जो बेसिकली ये वर्ड है ये जुड़ा हुआ है कौटिल्य के टाइम से। तो कौटिल्य जिसको हिंदी में बोलते हैं चाणक्य, तो उसने अपने अथॉरिटी को लेकर के, उसने अपने नॉलेज को लेकर किस तरीके से ये बताया कि गवर्नेंस सिस्टम कैसा होना चाहिए, जिसके लिए ये भी बताया उसने कि न्याय और बल इन दोनों का मीनिंग क्या है, न्याय कहाँ पे जरूरी होता है और बल का प्रयोग करना कहाँ पे जरूरी होता है, इन दोनों वर्ड्स का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे कैसे समझ सकते हैं, इन सब के बारे में, कितने टाइप की अथॉरिटी होती हैं, इन सब के बारे में जो हमारा किसका फोकस होगा, कौटिल्य का होगा। इन सब को ध्यान में रख करके हम बात करने वाले हैं इस अथॉरिटी वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। नाउ अगला चैप्टर है फ्रॉम द आइडिया टू स्टार्टअप्स। अब ये चैप्टर और इसके अगला वाला जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के करंट सिनेरियो से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कभी भी स्टार्टअप पे बात नहीं किया, हमने कभी भी आज तक ये नहीं बात किया कि अगर आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इन सब के बारे में हमने बात कभी नहीं किया। कुछ ऐसे हम नए बिजनेसमैन को देखेंगे जिन्होंने अपने दम पर एक अच्छा मुकाम हासिल करा है और उस केस स्टडी को भी हम समझने वाले हैं। यहाँ पे उनके बारे में बात होने वाली है। स्टार्टअप इकोसिस्टम्स हमारे इंडिया पे कैसा है, हम कैसे कैसे हमारी जो गवर्नेंस की पॉलिसी है वो स्टार्टअप को कितना सपोर्ट कर रही है, उन सब के बारे में भी बात करना जरूरी हो जाएगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या होता है, एमएसएमई क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा सम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कुछ अकाउंटेंसी के जो कॉन्सेप्ट होंगे इनको भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में नया चैप्टर है, आज तक कभी भी एनसीईआरटी ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट अब ये जो आज का टाइम चल रहा है, जब हम बात कर रहे हैं, हम एआई या रोबोटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर हम स्टार्टअप बेसिस चैप्टर को समझना और जानना या उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। नाउ अगला चैप्टर आपका होने वाला है कौन सा, स्मार्ट वे टू मैनेज योर फाइनेंस।
पैसे को समझना या पैसे को बचाना अपने आप में जरूरी नहीं है कि आप बैंक में जाके जमा करोगे। अगर आपके पॉकेट में, अगर आपके घर में पैसा रखा हुआ है, उसको भी मैनेज करना अपने आप में जरूरी होता है। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझना, जानना और जरूरी होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन डेली लाइफ, आप डेली जो रोजमर्रा के जीवन में जो आपकी चीजें होती हैं उसमें पैसे को कैसे बचा सकते हो। इसके अलावा अगला पॉइंट हम देखेंगे इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगाई क्या होती है, और हाइपर इन्फ्लेशन भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो हाइपर इन्फ्लेशन कब होता आता है या इन्फ्लेशन क्या होता है, इन सबको समझना इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा बजट क्या होता है, या सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिकली ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, बट इसको भी हम समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, और इससे भी क्या हो सकता है। यानी कि अगर आपको बजट को अपने मेंटेन करना है, अपने फाइनेंस को, सिस्टम को मैनेज करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैसे आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, पर्सनल इनकम टैक्स क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बहुत सारा कुछ है, ये मैंने आपको एक मोटा मोटा जो हमारे सामने एनसीईआरटी ने रिलीज करा है, इन सबको हमने समझ लिया अच्छे से। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि ये जो सिलेबस का जो नया चेंजिंग जो सिलेबस है, काफ़ी कुछ अच्छा लगा होगा। कमेंट करिए, आप मुझे बताइए कि ये सिलेबस आपके लिए अच्छा था या जो पुराना वाला सिलेबस था वो आपके लिए अच्छा था। कुछ अगर आपको डाउट है या कुछ भी आपके दिमाग में क्वेरी है कि सर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ भी, तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।